नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के इस पीवाईक्यू की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 30 प्रश्नों को। तो चलिए देर ना करते हुए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अब आपको अपने स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहे हैं। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मुझे उम्मीद है। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो देखिए, संविधान सभा में भारत का क्या नाम रहेगा, इस पर काफी डिबेट हुई थी। कुछ लोगों का यह कहना था कि नहीं, प्राचीन नाम हमारा भारत है और यह हिंदी का भी नाम है, इस नाते से हमें भारत को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। लेकिन कई लोगों का कहना था कि पूरे मॉडर्न वर्ल्ड में हमें लोग जो है इंडिया के ही नाम से जानते हैं, इसलिए हमें इंडिया इस नाम को अपनाना चाहिए। तो अंततः जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारतीय संविधान में समायोजन के सिद्धांत को बहुत वरीयता दी गई है। दो अलग अलग विचारों को भी समायोजित करने का प्रयास किया गया है और उसके पीछे का कारण, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, कि इसके पीछे का कारण यह है कि भारत का संविधान सभी को ग्रहण करने लायक लग सके। कोई ऐसी विचारधारा न रहे जिसे ये न लगे कि हमारी बात संविधान सभा के द्वारा नहीं सुनी गई, या ये संविधान जो है हमारे सपनों का संविधान नहीं है, या ये संविधान हमारा संविधान नहीं है, इसने हमें उपेक्षित कर दिया। तो इस नाते से संविधान सभा ने यह तय किया कि हमारे देश के दो नाम होंगे और संविधान का पहला जो अनुच्छेद है वही डिफाइन करता है भारत के नाम को, जो कि कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होता है या होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। तो दो चीजें इससे पता चलती हैं, एक तो भारत का नाम और दूसरा उस भारत में किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली संचालित होगी। तो कहा गया कि यह संघ होगा। ठीक है, तो पहले का उत्तर हमारा ए है। अगला, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। तो देखिए, फेडरेशन क्या होता है, कन्फेडरेशन क्या होता है, ये सब बहुत विस्तार से मैंने आप सभी को समझाया है। और उस लेक्चर को समझते हुए हमने ये समझा है कि भारत है तो एक संघ ही, लेकिन इसके लिए फेडरेशन शब्द का संविधान में कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि संविधान में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो है यूनियन। और डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में कहूं तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि हम कोई जो है फेडरेशन का क्लासिक एग्जाम्पल नहीं बनना चाहते हैं। हमने तो केवल प्रांतों का या राज्यों का गठन इसलिए किया है क्योंकि प्रशासनिक सुविधा ठीक प्रकार से संचालित की जाए। ठीक है, और इसीलिए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान संघीय तो है, लेकिन बहुत सारे इसके गुण ऐसे हमें दिखते हैं, बहुत सारी विशेषताएं इसकी हमें ऐसी दिखती हैं जो स्पष्ट रूप से एक जो है गैर संघीय लक्षण है। तो डी उत्तर है, राज्यों का यूनियन। अगला, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो देखिए, राज्यों के नाम, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश, ये सबकी शक्ति संसद को प्रदान की गई है। और यहां जो बात हो रही है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 3 यानी सी। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 का पूछा गया ये प्रश्न है। तो आइए थोड़ा सा हम सभी अनुच्छेदों पर दृष्टिपात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट होगा। देखिए, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा गया है कि फेडरेशन इस शब्द का प्रयोग नहीं है। तो अनुच्छेद 1 क्या क्या बताता है?
तो अनुच्छेद 1 भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभाजित करता है। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र, पंजाब, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। संघ क्षेत्र, तो संघ क्षेत्र पुडुचेरी, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, ऐसे दादरा एंड नागर हवेली। और ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार अर्जित करे, तो ऐसे क्षेत्र जो वर्तमान में तो भारत के पास नहीं है, लेकिन भविष्य में जाकर के भारत सरकार ऐसे क्षेत्र को अर्जित करे, ऐसा ही एक क्षेत्र जो है भारत सरकार ने 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया। तो 1975 में यह किया गया, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार अर्जित करे, तो राज्यों एवं संघ राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जो है राज्यों के नाम, उनका क्षेत्र, इन सब के बारे में विवरण हमें पता चलता है। अनुच्छेद 2 क्या है? तो अनुच्छेद 2 संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना करने का अधिकार देता है। तो ये नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना से जुड़ा हुआ है। और अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण तथा या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। तो ये आर्टिकल्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए राज्य पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, तो संसद साधारण बहुमत से किसी राज्य का गठन कर सकती है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है, किंतु इस हेतु विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसमें जिस वजह से मैं ये आपको बता रहा हूं उसका मूल यही है कि संसद के पास शक्ति है, राज्यों के निर्माण, उनके नाम के परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश आदि सबकी शक्ति संसद के पास है। लेकिन संसद में इस संबंध में कोई भी बिल तभी लाया जा सकता है जब राष्ट्रपति से उसकी मंजूरी मिल जाए, यानी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही कोई बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, ये पहली बात। दूसरा, राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजते हैं। अब मान लीजिए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करना है, तो पहले तो राष्ट्रपति महोदय से जो है अनुमति ली जाएगी कि इस तरह का बिल जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। दूसरे चरण में राष्ट्रपति महोदय ये करेंगे कि उस बिल को जो है भेजेंगे वहां के मध्य प्रदेश के राज्य विधानमंडल में, ठीक है। विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजा जाता है कि भैया ये तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को तोड़ के हम छत्तीसगढ़ भी बनाएंगे, आपकी क्या राय है? तो ठीक है ये, किंतु राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो केवल राय पूछी जाएगी राज्यों से जो प्रभावित हो रहे हैं उस अधिनियम से या उस विधेयक से, उनसे केवल राय पूछी जाएगी। वो अगर ये कहते हैं कि नहीं हमें मध्य प्रदेश को नहीं तोड़ना है, हम इंटेक्ट रखेंगे मध्य प्रदेश को, तब भी संसद कहेगी कि ठीक है आपसे हमने पूछ लिया, आप तोड़ना चाहें ना तोड़ना चाहें हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो छत्तीसगढ़ बना करके रहेंगे। तो केवल राय जानने के लिए भेजा जाता है कि भाई आप भी बता दीजिए, बाकी आपकी राय का कोई मायने हमारे लिए नहीं है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट शक्ति है संसद के पास, लेकिन 2 चरण है। एक तो विधेयक प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति महोदय से पूछ लीजिए, और दूसरा चरण यह है कि राष्ट्रपति महोदय विधानमंडलों से पूछ ले। अगला, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो निश्चित रूप से नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है, यह बहुत बड़ी शक्ति है और संसद के अलावा कौन एक्सरसाइज कर सकता है इतनी बड़ी पावर को? तो ए इसका उत्तर है, संसद। अगला, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? ए, बी, सी, डी में से निश्चित रूप से हमारा उत्तर है संसद। ए 5 का हमारा उत्तर है ए। अगला, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में किसे प्राप्त है? यूपी पीसीएस मेंस 2014 और एक वर्ष बाद यूपी आरओ मेंस 2014 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो किस तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं वो आपको दिख रहा है, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर क्या है? संसद, ए। तो 6 का हमारा जो उत्तर है वो है ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? पहला,
भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, बिल्कुल संवैधानिक विभाजन है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, तो निश्चित रूप से अमेरिका में जहां की सभी राज्यों के पास जो है 2 सीटें हैं, हमारे यहाँ इसके विपरीत जनसंख्या के अनुपात में है, तो किसी राज्य के पास 1 ही सीट है और किसी के पास 31। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, तो नहीं, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम नहीं है। ऐसी कोई सहमति बना करके जो है भारतीय संघ का गठन नहीं किया गया था, तो 7th का डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, तो निश्चित रूप से कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रायोजनों के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा। इस प्रायोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उसे राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट किया गया जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, ये जो है एक भारी भरकम कथनों वाला प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न को देख करके ही हम डरने लगते हैं कि अरे, और आप देख भी रहे कितनी सारी जानकारी जो है इसमें पूछी जा रही है। मान लीजिए संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ये थोड़ा पॉपुलर फैक्ट है, आप हो सकता है जानते हो। इसके बाद इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का, अब पहली अनुसूची में तो पता है कि राज्यों का नाम और संघ राज्य क्षेत्र है, तो वो हो सकता है, लेकिन चौथी अनुसूची में हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। इसके बाद इस प्रायोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उसे राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट न कर दिया गया जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है, मतलब उनसे पूछ न लिया गया। अब ये भारी भरकम है, लेकिन अब इसमें से प्रश्न एग्जामिनर ने जो बनाया है वो इतनी सारी जानकारी की अपेक्षा आपसे नहीं करता है, वो बस एक सिंपल जानकारी की अपेक्षा करता है, और वो ये है कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रायोजनों के लिए संविधान संशोधन समझा जाता है या नहीं समझा जाता है, ये आपको पता है कि नहीं पता है। और आप जानते हैं कि ये बेहद पॉपुलर फैक्ट है कि इस प्रायोजन के लिए अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है। नए राज्य का गठन, राज्यों के नाम, सीमाओं में परिवर्तन आदि 368 के संदर्भ में संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है, तो सी इसका उत्तर है। ठीक है, जबकि स्टेटमेंट हम देखें तो घबरा जाएंगे। अगला, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। अब चूंकि नए राज्य का निर्माण करना है और हमें ठीक से पक्का नहीं पता है, तो हमें यह लगता है कि यह साधारण बहुमत से कैसे हो पाएगा, यह साधारण बहुमत की चीज नहीं है, तो बड़ी शक्ति है, मतलब राज्य का गठन करना एक बड़ा काम है, लेकिन यह साधारण बहुमत से ही होता है। यह साधारण बहुमत से ही होता है, यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का, सदस्यों का बहुमत। तो 9th का हमारा जो उत्तर है वो है ए। अगला, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से संसद में साधारण बहुमत द्वारा, तो ये संसद में साधारण बहुमत द्वारा ही होता है। ठीक है, तो 10 का उत्तर हमारा है बी। अगला, कथन ए, भारत संघ नहीं है, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, भारत संघ नहीं है, यह तो गलत है। भारत है तो संघ ही। हालांकि यह भी बहुत डिबेट हुआ है कि भारत संघ है कि अर्ध संघ है, कि भारत संघ में अर्ध जो है एकात्मक लक्षण लिए हुए, बहुत सारे इसके लिए शब्द भी हैं, लेकिन मूलतः फंडामेंटली अंतिम बात जो है वो ये है कि भारत संघ तो है ही।
अब क्या लिखा है, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को है। तो ये तो है, संसद के पास जो है एब्सोल्यूट पावर है। राज्यों की शक्ति इस मामले में बस इतनी ही है कि उनसे पूछा जा सकता है कि भाई हमने ऐसा ऐसा सोचा है। तो ये तो सही है। कारण आर, तो भारत संघ नहीं है, ये गलत है। तो ए गलत है किंतु आर सही है, इसलिए 11 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश, यानी भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश। तो डी, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश, ये अनुच्छेद 2 इसकी बात करता है। तो 12 का हमारा उत्तर है डी। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही हैं। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। बिल्कुल। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। बिल्कुल ठीक। तो 1, 2 और 3, तो सभी तीनों, डी हमारा उत्तर है। ये यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अब इसके पीछे की पृष्ठभूमि को समझ लीजिए। जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली वैसे ही भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, इस मांग ने जोर पकड़ लिया। और जो कांग्रेस पार्टी आजादी से पूर्व भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की समर्थक थी, आजादी के पश्चात जब वो सरकार में आई तो उसने जो है अपना रुख बदल लिया, क्योंकि कांग्रेस सरकार को ये डर सता रहा था कि अभी नया नया स्वतंत्र हुआ भारतीय संघ भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग से शायद खंडित न हो जाए। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को सरकार ने उस बारूद के ढेर के रूप में समझा जिस पर गिरी एक चिंगारी पूरे भारत को जला सकती थी। लेकिन अब इस पर कुछ तो करना ही था। तो सबसे पहले नवंबर 1947 में धर आयोग का गठन किया गया, इसके धर की अध्यक्षता में। और इस आयोग ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि हमें जो है भाषा से अधिक प्रशासनिक सुविधा पर ध्यान देना चाहिए, यानी राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। और वैसे भी भारत इतनी भाषाओं और बोलियों का देश है कि हम अगर राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करेंगे तो हम कहां तक जो है इसमें सफल होंगे। लेकिन जैसे ही धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी वैसे ही देश के कई भागों से बड़ी तीव्र आक्रोश का स्वर सुनाई दिया। और ऐसे में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो कि उप प्रधानमंत्री थे, और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों की 3 सदस्यीय कमेटी जिसे जाना गया जेबीपी कमेटी का गठन किया गया। और ये जेबीपी कमेटी ने भी कह दिया कि नहीं भाई, प्रशासनिक सुविधा से होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। अंततः फिर जो है बहुत तीव्र आक्रोश हुआ और पोटी श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई। सरकार ने घबरा करके सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। अगला, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यह सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो भारतीय संघ से अलग होने की वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 नहीं मिलेगा। यह राजद्रोह है, यह देश के साथ गद्दारी मानी जाएगी कि आप देश के एक भाग को
भारत से तोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसमें सुरक्षा आपको नहीं मिलेगी, आपको राजद्रोह में जेल में बंद किया जाएगा। तो केवल एक ए। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह मतलब थोड़े ही है कि आप देश तोड़ने की बात करेंगे। अगला, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो निश्चित रूप से प्रथम अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल का संशोधन करना आवश्यक होगा, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में ही लिखा हुआ है राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र के विस्तार आदि के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? ए बी सी डी 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 17 राज्य, 6 संघ राज्य, 14 राज्य, 8 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। तो उत्तर है 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। अब इस प्रश्न को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अब हम समझ रहे हैं थोड़ा टाइम लगा करके कि ये बात क्या हो रही है। ठीक है, तो ए हमारा उत्तर है। अब आइए देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1950 में हमारे देश में जो राज्य थे उन्हें 4 कैटेगरी में परिभाषित किया गया। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी में एक ही क्षेत्र था, इकलौता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो जो आज हम देखते हैं कि एक राज्य है और दूसरा संघ राज्य है, ये 2 प्रकार की जो प्रणाली है ये 1956 के बाद आई। जबकि 1956 से पूर्व जो है भारत में 4 प्रकार की प्रणाली थी, यानी 4 तरह के स्टेट्स थे, स्टेट ए, बी, सी और डी। अब स्टेट ए, बी, सी, डी का निहितार्थ क्या था उसको समझ लीजिए। तो देखिए, 216 देशी रियासतें और ब्रिटिश भारत के प्रांत, कुल ब्रिटिश भारत के प्रांत 11 थे आजादी से पूर्व। तो 216 देशी रियासतें, हम जानते हैं कि भारत जो है, भारतीय संघ जो अस्तित्व में आया 1947 के बाद, उसमें जो है देशी रियासतें भी थी और उसमें जो है ब्रिटिश शासित जो प्रांत थे 1947 से पूर्व वो भी थे। और भारत में ब्रिटिशों के समय हमेशा 2 राजनीतिक इकाइयां रही, एक जो है ब्रिटिश भारत यानी ब्रिटिशों के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला भारत, और दूसरा देशी रियासतों वाला भारत यानी राजाओं द्वारा शासित क्षेत्र जो था। ऐसी कहा जाता है कि कई जगह 565, कई जगह 568 ऐसे बताया जाता है। तो इस तरह की देशी रियासतें थी। ठीक है, तो 216 देशी रियासतें और ब्रिटिश भारत के प्रांत, इनको मिलाकर के भाग क में रखा गया, या जो है ए में रखा गया असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा। ऐसे भाग ख में 275 केवल देशी रियासतें थी। तो हैदराबाद एक बहुत बड़ी देशी रियासत, जम्मू कश्मीर बहुत बड़ी देशी रियासत, मध्य भारत मैसूर बहुत बड़ी देशी रियासत, दक्षिण भारत पटियाला एवं पूर्वी पंजाब बहुत बड़ी देशी रियासत, राजस्थान के कई देशी रियासतें, सौराष्ट्र की देशी रियासत, त्रावणकोर और कोचीन बड़ी देशी रियासत, और विंध्य प्रदेश, ये रीवा वाला पूरा जो क्षेत्र। इसके बाद भाग ग में रखा गया 61 देशी रियासतों को, और इनका जो प्रशासन था वो केंद्रीकृत था। तो अजमेर एक रियासत थी, भोपाल एक रियासत थी, एक बिलासपुर रियासत थी, एक कूच बिहार रियासत थी, एक कुर्ग रियासत थी। उसके बाद दिल्ली हिमाचल का जो क्षेत्र था उसको भी इसमें रखा गया। फिर कच्छ रियासत, मणिपुर और त्रिपुरा रियासत। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहां पे मैप पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये भाग घ को मैंने हटा दिया है ताकि इसको हम रख सकें, उसमें केवल एक ही है। तो यहां पर सब देख सकते हैं, कहां पर जो है असम है, कहां पर बिहार है, सब इस मैप पे, इस वीडियो को ही पॉज करके आप समझ सकते हैं। मैं हट जाता हूं, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। सबको आप जो है इस लिस्ट से खोज करके इसमें से मैच करा लीजिए। ठीक है, चलिए अब 1956 के बाद का भारत कौन सा था? जो प्रश्न पूछा गया था कि क्या बताया गया था कि 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र बनाए गए, तो वो देख लीजिए। 1956 के बाद ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, उसी ने रिपोर्ट दिया 1956 में। उसी रिपोर्ट के आधार पे और ये जो है इसका गठन किया गया। फजल अली उसके जो है अध्यक्ष थे। तो राज्य ऐसे कुल 14,
केंद्र शासित प्रदेश ऐसे कुल 6। यहां पर जो है ये डिस्प्ले हो जा रहा है, ये 1956 का मैप है, उससे पहले 1950 का। तो अब आ जाइए प्रश्न पर। कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा ये बताइए कि इतना डिटेल में बताने का अप्रोच ठीक आपको लग रहा है कि आप ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी जो है हमारी रेल चले। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, मतलब एकदम जो है ये जो प्रश्न है वो बिल्कुल बासी हो चुका है। ठीक है, तो 69वां संविधान संशोधन ये हमारा उस उत्तर है 17। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। चूंकि ये IAS प्री 2000 में पूछा गया प्रश्न है तो निश्चित रूप से ये एक लॉजिकल प्रश्न है। अब यहां पर आप देखिए कि एग्जामिनर कुछ नहीं आपसे जानना चाहता है, उसको ये नहीं जानना है कि आपको पता है कि नहीं कि 1987 में गोवा पूर्ण राज्य बना। उसे ये भी नहीं मतलब है कि दमन और दीव को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। उसका केवल और केवल एक मतलब है कि आपको ये पता है कि नहीं कि दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था, बल्कि दादरा और नागर हवेली पुर्तगाली उपनिवेश था। इतना आपको पता है कि नहीं? अगर आपको इतना पता है तो ये तीनों जानने की जरूरत नहीं है, आपका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत, 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो 35वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, एसोसिएट राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और उसके बाद जो है अगले वर्ष ही 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो उपरोक्त में से हमारा जो उत्तर है वो है सी। अगला, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। अब ये देखिए, ये बीपीएससी 1999 में पूछा गया, अब उसके अगले साल ही जो है बन भी गया झारखंड। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनना तभी संभव होगा जब संसद ऐसा करना चाहे। बिना संसद की मंजूरी के तो यह नहीं हो सकता। अगला, भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, इस तरह के प्रश्न जो है बहुत प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आपको यह चाहिए कि 1956 के बाद जिन राज्यों का गठन हुआ है उनका क्रम किस प्रकार से है, ये जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, इसकी उम्मीद है। अब आइए देखते हैं। तो कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, इस लिस्ट में हम देखें छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो सबसे पहले तो सिक्किम हमें दिखता है, ये 1975 में बन गया। उसके बाद हमें दिखता है अरुणाचल प्रदेश, ये 1987 में बन गया। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये एक क्रम से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सन 2000 में बने। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर, उसके बाद उत्तराखंड बना 9 नवंबर और उसके बाद झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये 2000 में ही 3 एक क्रम से। तो छत्तीसगढ़ आएगा और उसके बाद झारखंड। तो इस हिसाब से देखें तो 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो 21 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? सिक्किम, नागालैंड। तो नागालैंड सबसे पहले है। अब नागालैंड के बाद क्या आता है वो हमें देखना है। तो नागालैंड के बाद डी में तो अरुणाचल आ रहा है कि गलत है, बी। तो नागालैंड, तो नागा हितों को सुरक्षित करने हेतु नागाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इस लिस्ट में, और बहुत पहले भारत के सब राज्यों को हम देखें तो उसके हिसाब से नागालैंड सबसे पहले इस लिस्ट में 1963 में ही बन गया। इसके बाद
पंजाब से पृथक करके एक हरियाणा राज्य की स्थापना की गई 1966 में। तो पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हिंदी भाषियों के लिए, और एक पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल को जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया और फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो नागालैंड, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987। तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल, बी हमारा उत्तर है। 22 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और प्रश्न आ गया। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय। तो हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय में हमें जैसा कि पता है कि नागालैंड 1963, हरियाणा 1966। अब हमारा मामला सिक्किम और मेघालय में है, तो निश्चित रूप से मेघालय सिक्किम से पहले बना। तो मेघालय 1972 और सिक्किम 1975। तो ऐसे हम देखें तो 3-1-4-2, 3-1-4-2। तो 23 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। अब देखिए फिर से उसी तरह का प्रश्न आ गया जो है, तो नागालैंड तो सबसे पहले ही होगा अगर नागालैंड इसमें नाम है। तो अगर ये आपको पता है तो सबसे पहले तो यही हो गया, ए उत्तर है। तो नागालैंड 1963, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। तो ए हमारा उत्तर है। 24 का हमारा उत्तर है ए। अगला, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1856 में, 1956 में, 1957 में, 1960 में। तो देखिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन की नियुक्ति फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में की गई थी। ये 3 सदस्यीय कमेटी थी जिसके 2 और सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर थे। और इसी राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र बनाए गए। तो ये 1953 में गठित हुआ था, 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। तो कुल मिलाकर के इस ऑप्शन में से हमें बी लगता है, हालांकि बी इसका एग्जैक्ट उत्तर नहीं है, 1953 इसका उत्तर है। अगला, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ए, बी, सी, डी। तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। बहुत पूछा गया प्रश्न है, हमने क्लास में बहुत डिटेल में इसको जो है किया हुआ है कि कैसे जो है पोटी श्री राम मल्लू अनशन पर चले गए और 58 दिन के पश्चात जो है उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने नेहरू सरकार को डरा दिया और अपने पूर्ववर्ती निर्णय से नेहरू सरकार पलट गई और उसे जो है मजबूरन आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका गठन किया गया था। यह 1953 में ही हो गया। अगला, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1950, 1953, 1956, 1961। तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में, यानी राज्यों के पुनर्गठन 1956 से 3 वर्ष पहले ही। अब आ गया प्रश्न जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। जैसा कि मैंने बताया कि स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन किए जाने की मांग की सबसे प्रमुख वक्ता थी। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि आपका डिसीजन क्या है यह तय होता है आपकी स्थिति से। आप मेज के किस तरफ हैं, यानी आप जो है सरकार में हैं या आप विपक्ष में हैं, तो आपका डिसीजन अलग अलग हो जाता है। कांग्रेस जब सरकार में नहीं थी तो वो भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन किए जाने की मांग की समर्थक थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार में आई आजादी के बाद, उसने जो है ठुकरा दिया, कहा कि नहीं प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए।
1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, तो निश्चित रूप से कर दिया, जेबीपी समिति ने तो कर दिया। तो 1 और 2 सही उत्तर चुनना है, सत्य। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं, यानी 28 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। तो इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।